हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और आपका सपना है कि सर हम आईआईटी में जाना है, आईआईटी में, तो देख बच्चे, ये जो सिलेबस जीरो टू आईआईटी हीरो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सटीक उसके लिए है। और ये जो टॉपिक है ना, निर्देशांक ज्यामिति, अगर इसको आपने अच्छे से पूरा कर लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 5-6 क्वेश्चंस आते हैं बच्चे इसमें से, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें मेन 2 प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को। एक तो सर इतने फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, दूसरा सर टाइम लग रहा है। तो इन दोनों प्रॉब्लम से अगर आप पास हो रहे हैं, मतलब गुजर रहे हैं, तो बिल्कुल बच्चे ये वीडियो उस सब चीजों का सॉल्यूशन है। बाकी अगर आप एकदम सीरियस है ना, तो ये वीडियो एकदम धांसू तरीके से देख लो, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और बनाया ही इसीलिए जा रहा है ये पूरा सीरीज जीरो टू आईआईटी हीरो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो एक बहुत ही इमेजिंग चीज है। और यहाँ पे कैसे सोचते हैं, कैसे कम से कम टाइम में, कैसे कम से कम फॉर्मूलों में अपन ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, तो उसी के लिए बच्चे ये बनाए जा रहे हैं। क्या बात क्लियर है? क्या अपन स्टार्ट कर सकते हैं? तो आज अपना है सरल रेखा का लेक्चर नंबर 8, जिसमें देखेंगे सरल रेखा के विभिन्न रूप इसके अपन देखने वाले हैं। और उससे भी मेन इंटरेस्टिंग बात है कि लास्ट वाला जो लेक्चर था अपन ने देखा है पूरा, तो देखा है तो आज बहुत अच्छे एग्जांपल्स उस पे करने वाले हैं। तो अगर नहीं देखा तो पहले वो देखो, फिर ये देखो, तो मजा आ जाएगा सरल रेखा में कि क्या क्या पढ़ते हैं अपन, है ना। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो अब देखो बच्चे, 5-6 क्वेश्चन करेंगे पहले, और इसमें आपको ही बताना है। आप पहले ये डिसाइड करो कि कौन सा फॉर्म लगाऊं कि सबसे जल्दी आंसर आए। कौन सा फॉर्म लगाऊं? पॉइंट मतलब बिंदु ढाल रूप लगाऊं, 2 बिंदु रूप लगाऊं, या अंत्यखंड रूप लगाऊं, या ढाल अंत्यखंड रूप लगाऊं। तो बिल्कुल बच्चे वो वाला एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला है क्या? ढाल -3 और y अंत्यखंड 2। तो इसमें देखो सबसे जल्दी आंसर कौन सा मेथड देगा? तो ढाल m का मान -3 दिया है और y अंत्यखंड मतलब c का मान 5 दिया है। तो इस क्वेश्चन का सबसे जल्दी आंसर कैसे आ सकता है? अगर आपको y बराबर mx प्लस c याद है, y बराबर mx प्लस c, y इक्वल टू m का वैल्यू -3 और +5। अगर आपको ये वाला याद है तो आप 1 सेकंड में निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। y बराबर mx प्लस c कर सकते हैं ये बात। तो इसी से करेंगे। हाँ, ये सीखना है बिल्कुल। दूसरा तरीका सर हमें आता है, बिल्कुल मुझे भी आता है, आपको भी आता है। दूसरा नहीं, 2-3 भी आते हैं। तो वो पर इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? ये। और कोशिश करो ये लर्न करने का, सीखने का। हाँ, आगे चल बच्चे, आगे चल। दूसरा, हाँ वो जो दूसरा तरीका याद है तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा। अब बोल बच्चे, दूसरे में क्या करें? गौर से 5 मिनट दे सकते हो आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सोचने के हिसाब से। ढाल 6, m का मान 6 दिया और x अंत्यखंड दिया, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? ये तो तब लगता जब y अंत्यखंड दिया होता। ये तो तब लगता जब y अंत्यखंड दिया होता। इसने तो x अंत्यखंड दिया है, x अंत्यखंड दिया है, x अंत्यखंड दिया है कि x अंत्यखंड कितना है? x अंत्यखंड अपना को दे दिया है 3 है। तो काम ही नहीं करेगा भाई, ये तो काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। अब क्या करोगे? सोचो बच्चे, सोचो और कमेंट करके बताओ बिल्कुल कि आंसर आया कि नहीं इसका आपका। हाँ बच्चे, कमेंट करके जरूर अभी, हाँ अभी भी निकालो पहले 5 मिनट में कि सर मेरा आया या नहीं आया। बिल्कुल अभी के अभी कमेंट करके आओ। कर दिया? अरे बहुत बढ़िया, चलो तो अब चलते हैं। हाँ बच्चे, x अंत्यखंड है, हो नहीं रहा, तो मैंने क्या बोला था? x अंत्यखंड का नाम सुनते ही बोल देना 3,0। मतलब a दिया तो a,0 से गुजरेगी, खत्म। अब मुझे ये बताओ, इसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मेट कौन सा है? m का मान 6 है और इस बिंदु से गुजरेगी, 3,0 से गुजरेगी, तो कौन सा है? बिंदु ढाल रूप। अरे पॉइंट स्लो फॉर्म, बिंदु ढाल। कौन सा? बिंदु ढाल रूप। क्यों? बिंदु दिया है और ढाल दिया है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्या बच्चे ये क्लियर है? क्या अपन देख पाए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। y माइनस 0 इक्वल टू m का वैल्यू 6 x माइनस 3। तो कितना आ रहा है बच्चे? y बराबर 6x माइनस 18। क्या ये बात आप समझ पाए? क्या ये बात अपन, यही आया था अपना आंसर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कर सकते हैं आराम से, कर सकते हैं अपन आराम से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आगे वाला दोनों क्वेश्चन गजब के।
खुद से कर बच्चे, खुद से कर। देख इसी में अपने को रिजल्ट लाना है। 6,3 से गुजरे थीटा ऋणात्मक x पर -3 अंतखंड काटे। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो और देखो क्या हो रहा है। क्या बोला? 6,3 से गुजरे तथा ऋणात्मक x पर 3 अंतखंड काटे। ऋणात्मक x पे 3 अंतखंड काटे, तो इसका मतलब एक तो बिंदु दे दिया 6,3 से गुजरेगा ही गुजरेगा, और दूसरा इसने क्या दिया है? ऋणात्मक x पर 3 अंतखंड काटे, तो इसका मतलब इधर तो प्लस इधर है, तो ऋणात्मक x पे 3 अंतखंड काटे तो मतलब -3,0 से गुजरेगा। क्या ये देख पाए? क्या बोला इसने? ऋणात्मक x पर 3 अंतखंड काटे, तो 3 का अंतखंड काटेगा वह ऋणात्मक पर, तो ये यहीं आ गए क्या बच्चे? -3,0। तो कितने बिंदु आ गए बच्चे? एक तो 6,3 दिया था, दूसरा ऋणात्मक x एक्सिस पे 3 अंतखंड काटे, मतलब -3,0। देख बच्चे, ऋणात्मक x अक्ष पे 3 अंतखंड, मतलब x अंतखंड क्या हो गया? इसका मतलब x अंतखंड कितना हो गया यहाँ का? मतलब -3। तो इस लाइन को देने का मतलब है x अंतखंड कितना हो गया? -3। क्या ये बात आप समझ पाए? बहुत बढ़िया, कर सकते हैं। अब क्या है मेरे पास? एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो मेरे पास 2 बिंदु आ गए क्या? तो कौन सा रूप लगा देंगे? 2 बिंदु रूप। देखो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है बहुत, 2 बिंदु रूप, 2 बिंदु रूप, 2 बिंदु रूप लगाएंगे तो क्या? किसको लें? x1 y, इसको ले लेते हैं। y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 बोल बच्चे, y - y1 0, इसको ले रहा हूं मैं x1 y1, क्यों? थोड़ा सा तो सिंपल होगा। y - 0 इक्वल टू x +3। बच्चे ये समझ में आता है क्या? अरे x1 का वैल्यू ये डालेंगे तो प्लस हो जाएगा। सर समझते हैं। y2 - y1, y2 - y1, तो 3 - 0 अपॉन 6 + 3, 6 + 3। बच्चे ये समझ में आया? x2 - x1, x2 - x1, 6 + 3 हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू 3/9, तो 1/3 इंटू x + 3। तो गुणा कर दो बच्चे, गुणा कर दो बस। 3y बराबर क्या आ जाएगा? x + 3। तो ये आपका समीकरण, थोड़ा अच्छा भी लिख सकते हो, बाकी समझ में आ जाएगा। 3y बराबर x + 3, 3y बराबर x + 3। क्या ये बात समझ में आई? अच्छे से समझ पाए क्या? अच्छे से समझ पाए क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर कट समझ सकते हैं। तो ये देने का मतलब -3,0, इसके बाद समझ आएंगे। अगले में क्या दिया? x अंतखंड y अंतखंड का दुगुना तथा 1,0 से गुजरे। बहुत गजब क्वेश्चन है, 10 मिनट में ले आओ। 10 मिनट में भी ले आए ना तो मजा आ जाएगा बच्चे, मजा आ जाएगा। क्या ला सकते हैं अपन? बिल्कुल बच्चे, x अंतखंड y अंतखंड का दुगुना है और 1,2 से गुजरे, तो इसका क्या करें? कहां से शुरू करें? समझ में ही नहीं आ रहा कहां से शुरू करें। तो इसलिए बच्चे क्या कर सकते हो, जो बेस्ट वे अभी आपके लिए हो सकता है वो कि माना रेखा का समीकरण, पहला मेथड बता रहा हूं, माना रेखा का समीकरण क्या है? x/a + y/b इक्वल टू 1। ये माना रेखा का समीकरण है। आप करो ना बच्चे, 10 मिनट तक करो, आप अच्छे से करो। देख बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अपन कैसे कैसे सोचते हैं चीजों को वो भी समझ में आएगा। ये रेखा का समीकरण है और यहाँ पे ए क्या होता है? x अंतखंड a, y अंतखंड b। तो x अंतखंड क्या है? x अंतखंड क्या है? x अंतखंड, x इंटरसेप्ट क्या है बच्चे? a, y इंटरसेप्ट क्या है? b, y इंटरसेप्ट क्या है? b। इसने बोला देखो x अंतखंड y अंतखंड का दुगुना, तो x अंतखंड बराबर 2 गुना y अंतखंड, यही बोला गया इसने। x अंतखंड y अंतखंड का दुगुना तथा इससे गुजरे, वो रेखा इससे गुजरेगी, ये रेखा इससे गुजरेगी। इसका मतलब क्या है? शायद पहली बार आ रहा है, तो 1,2 रेखा को संतुष्ट करेगा। क्यों बच्चे? क्यों बच्चे? क्यों बच्चे? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि 1,2, देखो बच्चे ये जो रेखा है वो इस बिंदु से गुजरेगी क्या? तो मतलब ये बिंदु इस रेखा के ऊपर ही है क्या? तो इसका मतलब है ये बिंदु इसको क्या करेगा बच्चे? संतुष्ट करेगा। क्या ये बात क्लियर है? ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा। क्या ये बात क्लियर है?
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मतलब क्या संतुष्ट करने का मतलब, इसको इस रेखा में रखेंगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा। x की जगह 1 रखो अपॉन ए, प्लस y की जगह कितना रखो 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। संतुष्ट करने का मतलब ये, अरे जैसे वो देखा था ना मैंने, द्विघात समीकरण का एक मूल्य है, तो वो द्विघात समीकरण को क्या करता था, संतुष्ट करता था क्या, तो वैसे ही ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये बात है। अब आपको इसको सरल करना है। देखो एक समीकरण ही है, एक समीकरण ही है, दो समीकरण है और दो ही अज्ञात है बच्चे, दो समीकरण है और दो ही अज्ञात है। क्या इन दोनों से आप सॉल्व करके ए और बी का मान ले आओगे? तो देख बच्चे, दो समीकरण दो अज्ञात, तो इनसे ए और बी का मान लाना है। रेखा का समीकरण आ जाएगा ना, अगर एक का मान आ गया बी का मान आ गया तो वेरी गुड, तो ए और बी का मान लाना है। बोल बच्चे क्या लिखते हैं? ए का मान यहाँ पे 2b डाल दूंगा तो 2b प्लस 2/b। ए का मान मैंने इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया है। अब 2b एलसीएम लोगे तो 2b एलसीएम लोगे तो ये 1 + 4 आ जाएगा। ये देख बच्चे कितना, 2b लघुत्तम लिया तो 1 + 4 = 1, तो 2b बराबर, तो 5 बराबर 2b, तो b का मान कितना आ जाएगा बच्चे 5/2। b का मान कितना आ जाएगा 5/2। अगर b का मान 5/2 है तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा, तो a का मान 2 × 5/2, तो वो कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 5। a का मान 5, b का मान 5/2, तो आ गएगा आराम से। तो इसलिए ये रेखा क्या बन जाएगी बच्चे, इसलिए ये रेखा क्या बन जाएगी, ये रेखा क्या बन जाएगी, x/a, a का मान 5 प्लस y/b, b का मान कितना है 5/2 इक्वल टू 1। थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, तो x/5 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा 2y/5 इक्वल टू 1। 5 को लघुत्तम लेके उधर वज्र गुणा कर दो, तो ये आ गई क्या बच्चे, ये आ गई। तो अभी के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि माना रेखा का समीकरण ये है, x अंतखंड y अंतखंड 1,2 से पास करा दिया, खत्म। तो इसमें जो सीखने वाला बात ये था, अगर कभी भी ऐसा आए कि एक रेखा एक बिंदु से पास करती है तो वो आप कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। और आगे चल के इसका और भी मेथड्स आ जाएंगे, उससे भी अपन कर सकते हैं, पर अभी जो बेस्ट है वो ये है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो अभी के लिए ये ध्यान से और बहुत अच्छे से, और ये कंसेप्ट सीखने वाला है। कभी भी ऐसा है कि एक रेखा एक बिंदु से गुजरती है तो सीधा सीधा आप ये करा सकते। क्लियर है बात? तो x अंतखंड y अंतखंड का दुगुना है इसका बेस्ट मेथड अभी ये है। क्लियर है? तो अच्छे से करो, अच्छे से करो। एक और भी मेथड आएगा, वो आगे समझ जाओगे आप अपने आप ही। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अब तुम बहुत चीजें समझ गए हो, ध्यान से कर बच्चे, ध्यान से कर। देख ये तो तेरे लेवल का, ये टीनेज का इजी क्वेश्चन है। तो x अंतखंड 4, x अंतखंड 4, y अंतखंड -2, तो ये तो सीधा सीधा ही कौन सा फॉर्मेट लगा देंगे, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू कितना है 1। x अंतखंड का मान 4 दिया है, मतलब 1 का मान 4, और b का मान कितना दिया, b का मान -2 इक्वल टू। देख बच्चे 4 लघुत्तम ले ले, 4 लघुत्तम ले ले, या 4 से गुणा कर दो। ज्यादा अच्छा क्या होता है, 4 से गुणा ही कर दो पूरे को। तो x - 2y इक्वल टू 4, x - 2y इक्वल टू 4। अगर आप 4 से गुणा कर देते हो x - 2y इक्वल टू 4, तो यही आंसर आ जाएगा। हाँ 6 नंबर, 6 नंबर बोल बच्चे, 6 नंबर बोल। 6 नंबर में क्या है कि ढाल अपरिभाषित है और 3,4 से गुजरे। अब इसका क्या मतलब होगा, क्या इसका आंसर लिख पाते हो आप? क्या लिख सकते हो बच्चे? लिख सकते हो क्या? ध्यान से देख बच्चे, इसने बोला ढाल अपरिभाषित है, इसका मतलब और एक वो बिंदु से भी गुजरती है, 3,4 से भी गुजरती है, और ढाल अपरिभाषित है। ढाल अपरिभाषित है, इसका मतलब वो रेखा ऐसी है क्या बच्चे? अरे इसी का तो ढाल अपरिभाषित होता है, 90 डिग्री वाली का, 90 डिग्री वाली का ही तो ढाल अपरिभाषित होता है। तो ये ऐसी रेखा है। तो इस रेखा का समीकरण 1 सेकंड में लिख सकते हो क्या? तो इसका आंसर देख बच्चे इतना जल्दी आ सकता है कि रेखा का समीकरण x = 3। क्यों लिखा मैंने? देखो ये ऐसी रेखा है क्या, और कहां से गुजर रही है, 3,4 से, तो इस पर x का मान 3 रहेगा, मतलब x = 3। या फिर दूसरा मेथड 1, देखो विजुअलाइजेशन है तो x = x1। अरे x = x1 देखा था, याद करा था पिछले लेक्चर में, बिल्कुल।
तो उससे अपन x बराबर x1 सीधा लिख सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका, ढाल अपरिभाषित है तो इसका मतलब इस बिंदु से गुजरेगी तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, इसका भी यूज कर सकते हो। y माइनस y1, y1 का वैल्यू 4 बराबर m का वैल्यू 1/0 x माइनस 3, तो ये इसको गुणा कर दो x माइनस 3 बराबर 0। ऐसी भी ला सकते हो। ढाल अपरिभाषित होने का मतलब, ढाल अपरिभाषित होने का मतलब m का मान 1/0 आ गया, तो इससे भी आप ला सकते हो m का मान 1/0 डाल के। पर मैं ये चाहूंगा कि आप ये लिखें, और ये बहुत काम आएगा आगे, और बहुत से क्वेश्चंस का आंसर याद ही नहीं करना, बहुत से फॉर्मूले याद ही नहीं करना पड़ेंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि ये अपन विजुअलाइज कर पाए। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत ही गजब के क्वेश्चन फिर से। हाँ, इसमें क्या है बच्चे, पहला क्वेश्चन सबसे जल्दी कौन लाता है, सबसे जल्दी इसका आंसर कौन लाता है, देखो देखिए सबसे बेस्ट वे और सबसे जल्दी, हाँ जल्दी से आंसर बताओ कितना सेकंड में इसका आंसर आया। पहले वाले पार्ट का सबसे जल्दी आंसर कौन लाता है, सबसे जल्दी आंसर कौन लाता है बच्चे? बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। सर 2 बिंदु रूप लगा देंगे। हाँ, आपका आंसर सबसे जल्दी नहीं आया। बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, जिसने 2 बिंदु रूप लगाया वो जल्दी आंसर नहीं ला रहा, 2 बिंदु रूप वाले का तो नहीं, उसका जल्दी नहीं आएगा। तो सबसे ध्यान से देखो, इसका ये जिसने लगाया ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। क्यों? x अंतखंड 5, y अंतखंड -5। देख, x अंतखंड है ये 5 और ये y अंतखंड -5, तो सबसे जल्दी आंसर उसी का आएगा जिसने ये लिखा हो, और सीधा ये लिखा हो कि x अंतखंड 5, y अंतखंड -5, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो बच्चे अगर आपने सीधा ये लिखा तो वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी मैं 2 बिंदु वाले बता दूं मैं, भैया थोड़ा सा विजुअलाइज भी करो चीजों का। 5,0 लिखने का मतलब x अंतखंड 5 और 0,-5 लिखने का मतलब y अंतखंड -5। तो देखने की कोशिश करो, बाकी 2 बिंदु से आप ला सकते हो, और मैं ये चाहता हूं कि आप एकदम परफेक्टनिस्ट बने कि हाँ सर ये तो हम सबसे जल्दी कर ही देंगे। तो ये बात तो क्लियर है। पहला क्वेश्चन केवल कि अपन इस वाले क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाया है। अगर आपने ये लगाया है मेथड टू अंतखंड रूप लगाया तो बहुत सही जा रहे हो, और ये लगाया है तो भी ठीक है, पर बहुत सही कब हो, जब मेथड 2 आपने यूज किया है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल बच्चे। तो अब अपन करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या है? रेखा का समीकरण, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। रेखा का समीकरण याद करें जो 5,4 से इस प्रकार गुजरती है। बहुत गजब का क्वेश्चन है बच्चे ये। रेखा का समीकरण, 10 मिनट दे दो बच्चे, 10 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो, बिना कहे ही 10 मिनट दे दो आप तो इसको। ऐसी रेखा का समीकरण जो 5,4 से गुजरे, जो 5,4 से गुजरे, ठीक है, 5,4 से गुजरती है कि इसका एक्सों के बीच बना अंतखंड इस बिंदु पर, एक्सों के मतलब इससे गुजरेगी ऐसे, एक्सों के बीच बना अंतखंड यही हुआ क्या? अगर ये रेखा ऐसी जा रही है, ये ए है ये बी है, तो इस रेखा का एक्सों के बीच बना अंतखंड यही हुआ क्या बच्चे? यही हुआ क्या बच्चे? यही हुआ क्या? ए बी। देखो ध्यान से सुन लो फिर से, इसका एक्सों के बीच बना अंतखंड इस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? इस पे ना, इसका एक्सों के बीच बना अंतखंड ए बी इस बिंदु पर 3:2, मतलब इसी बिंदु पे 3:2 में अंत विभाजित होता है। 3:2 में अंत विभाजित होता है। अंत विभाजित का मतलब, अंत विभाजित का मतलब, अंत विभाजित मतलब विभाजन करता है। अब मैं 3 इधर लिखूं कि इधर लिखूं? भाई देखो 3:2 ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, और 3:2 में ऐसे भी लिख सकता हूं। तो कौन सा सही होगा? ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला? तो दोनों ही सही है और 2 आंसर आ जाएंगे वहां से। पर अपन 2 आंसर नहीं लाना चाहते, इसलिए देखो इसने बोला है x की तरफ से, x की तरफ से। अदरवाइज 2 आंसर आते बच्चे इसके। अगर आपको बोलता 3:2 में अंत विभाजित करता है तो इसको भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, पर अभी कितना आंसर आएगा? एक ही। क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया x एक्सिस की तरफ से। तो अगर वो कुछ भी नहीं बोलता तो 2 आंसर आते। अब फिर सर एग्जाम में आ जाता तो सिंगल करेक्ट में फिर उन दोनों में से एक आंसर होता,
और सबसे पहले आप ट्राई यही करते कि इधर 3 लेते इधर 2 लेते। तो अगर देखो बच्चे कुछ भी नहीं दिया होता तो 2 पॉसिबिलिटी होती, कुछ भी नहीं दिया होता तो 2 पॉसिबिलिटी होती अपने पास कि 3:2 नीचे से ले कि ऊपर से ले। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या? तो 2 पॉसिबिलिटी होती, पर इसमें दे दिया है, इसमें तो दे ही दिया है कि किधर से लेना है, एक्स एक्सिस की तरफ से 3:2, एक्स एक्सिस की तरफ से 3:2 लेना है, ये 3:2। क्या ये बात क्लियर हुई? अब चाहिए क्या भैया, ये तो दिया है लैंग्वेज में कि 5,4 से गुजरती है, एक्सों के बीच बना अंतःखंड ए बी, इस बिंदु पर 3:2 में अंत विभाजित होता है, और 3 किधर लेना है, एक्स एक्सिस की तरफ, 3 एक्स एक्सिस की तरफ लेना है। तो ये वाला बात क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे ये बता दो बच्चे, इस रेखा का समीकरण चाहिए तो कैसे लाएंगे? तो इस रेखा पे एक बिंदु है, अगर एक बिंदु और आगे तो काम हो जाएगा। तो इस बिंदु को मान लेते हैं x1 y1, x1 और 0, x1 और 0, ये बात क्लियर है क्या? x1 और 0, इस बिंदु को मान सकते हैं 0 और y1। भाई देखो x एक्सिस को कट करेंगे तो x1, 0, y एक्सिस को कट करेंगे तो 0, y1। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन ये तो करेंगे कि विभाजन सूत्र लगाने की सोचते हैं। तो विभाजन सूत्र लगाओ, b का निर्देशांक, इस b का, ये जो पॉइंट था, जो भी बिंदु था, इसको नाम p दे देते हैं। तो p का निर्देशांक क्या होगा बच्चे? इसको इससे, इसको इससे, तो 2 गुणा x1 प्लस 3 गुणा 0। x निर्देशांक के लिए ये करेंगे ना, 2 गुणा ये प्लस 3 गुणा ये, तो 3 गुणा 0 अपॉन 2 प्लस 3। y निर्देशांक के लिए 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा y1 बराबर बराबर क्या, 2 प्लस 3। तो इस पॉइंट P के निर्देशांक के आगे 2x1/5 और 2y1/3। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? और ये P बिंदु आपको दिया भी गया है, P बिंदु दिया भी गया है, क्या है P? 5, 4। तो बराबर करते ही x1 और y1 का मान आ जाएगा क्या? देखो इन दोनों को बराबर रखते ही 2x1 बराबर 5, तो x1 का मान कितना आ गया? 25/2, और y1 का मान भी कितना आ गया बच्चे? ध्यान से देख, y1 का मान कितना आ गया? 12/2, 12/2। y1 का मान 12/2 और x1 का मान 25/2। तो अब इस रेखा का समीकरण लिखना है। अगर इस रेखा का मुझे समीकरण लिखना है तो बच्चे सबसे जल्दी कैसे ला सकता हूं मैं? सबसे जल्दी x/x1 प्लस y/y1 इक्वल टू 1, अंतःखंड रूप यूज कर लो। क्यों? क्योंकि मेरे पास x1 का वैल्यू आ चुका है y1। देखो ये x1 x अंतःखंड है, y1 y अंतःखंड है। बच्चे ध्यान से देख, ध्यान से देख बच्चे, अरे x/a प्लस y/b इक्वल टू है, नहीं समझ में आ रहा? क्या हुआ सर? नहीं है पढ़ा रहे से, क्या बात कर रहे सर? ये क्या हुआ? तो देख बच्चे ध्यान से सुन, वापस सुन ले, वापस सुन ले। थोड़ी चीजें अच्छी है और अच्छी इस लेवल पे हैं कि अपन बहुत जल्दी आंसर कैसे ला सकते हैं, बहुत जल्दी आंसर कैसे ला सकते हैं। तो इसलिए ये अंतःखंड बनाए, ये विभाजन सूत्र तक क्लियर है। तो यहाँ x1 y1 का मान। अब मुझे चाहिए था रेखा का समीकरण। अब क्या चाहिए बच्चे मुझे? रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण, AB का समीकरण। और उसमें मुझे नजर आ रहा है सीधा सीधा ये x अंतःखंड है, ये y अंतःखंड। तो ये इसका क्या है? x अंतःखंड है, ये y अंतःखंड आ गया। तो मैं सीधा सीधा कौन सा ले आऊंगा? अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप सर, अंतःखंड रूप कौन सा होता है सर? सर किसको बोलेंगे? अंतःखंड रूप। तो अंतःखंड रूप बच्चे x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं ना। तो x/a, तो x/a, x अंतःखंड कितना है? 25/2, तो 25 और ऊपर चला गया 2, प्लस y/b, b तो 12 और ऊपर चला गया 2, तो मेरा अरे x/x अंतःखंड, y/y अंतःखंड, तो ये आ गया। तो यही आंसर है, सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं अपन। क्या ये बात क्लियर है? x/x अंतःखंड प्लस y/y अंतःखंड इक्वल टू 1। तो ये आप यूज कर सकते हैं अंतःखंड रूप। बाकी देखो x1 का मान आ गया एक बिंदु, तो 2 बिंदु रूप भी लगा सकते हैं पर उससे लंबा जाएगा। एक बिंदु ये ले लेना, एक बिंदु ये ले लेना। भाई x1 का मान आ ही चुका है, या एक बिंदु ये लेना, एक बिंदु ये ले लेना, कोई सा ही ले लो यार। इस रेखा पे तो 3 बिंदु आ गए, तो कोई इससे भी 2 बिंदु ले लेना और अंतःखंड रूप लगा देना। क्लियर है क्या ये बात? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ। अंतःखंड, अरे ये
अंतःविभाजित बाह्य विभाजित क्या हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान लगा बच्चे, ध्यान लगा, आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो चल बच्चे, अब ये बहुत गजब चीज है, और जिस दिन आईआईटी वालों को ये पता चल जाएगा कि बच्चे इसको अच्छे से नहीं कर रहे, उसी दिन ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आ जाएगा। ये एक ऐसा रूप है जो कभी काम में नहीं आता, कभी काम में नहीं आता, सिवाय जब इस टाइप से इतना बड़ा दिया जाएगा तभी ये काम में आता है। मतलब ये केवल एक क्वेश्चन को करने का तरीका है, और लगभग वो एक ही बार आता है, बस ये ध्यान रख लो। और इसका जब क्वेश्चन आएगा तब आप गलत कर दोगे, बाकी तरीके लगाओगे तो इसका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए बच्चे ध्यान से सुन, ध्यान से सुन कि ये क्वेश्चन आएगा तो यही रूप अपने को लगाना पड़ेगा। अभिलंब रूप इसका नाम है, और नॉर्मल फॉर्म है ना। तो ये क्या कह रहा है पहले पढ़ लो। यदि मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p है तथा लंब द्वारा एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण अल्फा है, तो रेखा का समीकरण यह होगा। तो क्या बोल रहा है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं? देखो बच्चे, पूरी इंफॉर्मेशन इसने किसके बारे में दी है कि एक रेखा है, इस पे आपने मूल बिंदु से, ये तो है रेखा, रेखा ये, यदि मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई p है, तो यहां से इसने इस मूल बिंदु से इस पे लंब डाला है, इसकी लंबाई इसने p बोला है। क्लियर है? इस लंब की लंबाई p है। फिर क्या बोल रहा है, तथा लंब द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण अल्फा है। तो ये वामावर्त दिशा में बनाया गया है कोण अल्फा है। ठीक है बच्चे, ये वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण अल्फा है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो रेखा का समीकरण देखो, ये जो इंफॉर्मेशन दी है वो किसके बारे में दी है, मूल बिंदु, मतलब 0 0 से जो आपने इस रेखा पे लंब डाला उसकी लंबाई दी है, और लंब द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण अल्फा दिया है। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, इस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो इस रेखा के समीकरण के लिए देखो बच्चे, क्या करोगे आप, क्या करोगे, क्या कर सकते हो इस रेखा के समीकरण के लिए? तो एक तरीका तो यह है कि आप, बहुत से तरीके हो सकते हैं, जितने भी अभी तक तरीके पढ़े उनमें से कोई सा भी यूज कर लो, पर मैं जो कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं बच्चे। अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं a x1, 0, तो ये दूरी x1 हो जाएगी क्या बच्चे, मतलब इसका x अंतखंड हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं इसको मान लेता हूं 0 b, y1, तो ये बच्चे दूरी क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी क्या? अब गौर से देखना, मैं इसमें त्रिकोणमिति लगा रहा हूं, सिंपल वाली त्रिकोणमिति लगा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल वाली। क्या होगा इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में p अपॉन x1, क्या बोला मैंने, p अपॉन x1। ध्यान से देख बच्चे, क्या होगा, p इस वाले त्रिभुज में p क्या है, आधार, और x1 क्या है, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस अल्फा। क्या ये बात क्लियर है? क्या मेरे को x1 का मान मिल सकता है? x1 का मान कितना मिलेगा बच्चे, x1 को उधर ले जाओ, कोस अल्फा को इधर ले जाओ, तो p बाई कोस अल्फा। क्या मेरे को x1 का मान पसंद आया? त्रिकोणमिति से आधार बटा कर्ण बराबर कोस अल्फा इस वाले त्रिभुज में लगाया है बच्चे मैंने, आधार बटा कर्ण बराबर कोस अल्फा, x1 का मान आ गया, मतलब ये बिंदु ही आ गया। ऐसे ही मैं ये निकालना चाहता हूं, तो ये निकालना चाहते हो तो ये वाला कोण कितना होगा बच्चे, अगर ये अल्फा है और ये पूरा 90 होता है तो ये 90 माइनस अल्फा है क्या? ये वाला कोण कितना है बच्चे, 90 माइनस अल्फा। ये वाला कोण कितना है, 90 माइनस अल्फा। अब इसमें ध्यान से देखो, ये वाला, ये भी 90 डिग्री है भाई, तो ये वाला क्या y1, या तो ऐसे कर लेते हैं, ये क्या है, ये y1, तो इसका तो ये p अपॉन y1, इस वाले त्रिभुज में देखो बच्चे p अपॉन y1, p अपॉन y1 का मान इस वाले त्रिभुज में p आधार है, और ये देखो इस वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए p क्या है बच्चे, इस वाले कोण के लिए p क्या है, आधार। तो इस वाले कोण के लिए p आधार है और ये है लंब, ये है कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बराबर कोस ही होता है। ध्यान से देख, ये अरे यार इस वाले त्रिभुज में लाल बटा का क्या आता है क्या? देख बच्चे, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो p आधार, y1 क्या, कर्ण, 90 के सामने कर्ण, और इस पे दोनों कोण है इसलिए आधार, तो कॉस। अब यहाँ पे एंगल क्या है, 90 माइनस अल्फा।
क्लियर है? तो ये देख बच्चे क्या हुआ, साइन अल्फा हो गया क्या, p बाई वाई वन इक्वल टू साइन अल्फा। तो y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा, तो y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, देख बच्चे ध्यान से देख, y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, y1 बराबर p बाई साइन अल्फा। तो y1 का वैल्यू आ जाएगा p बाई साइन अल्फा। क्या ये बात क्लियर है? y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, p बाई साइन अल्फा। चलो इधर लिखेंगे, तो y1 का वैल्यू आ जाएगा p बाई साइन अल्फा। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? क्या ये बात क्लियर है बच्चे? क्या ये बात क्लियर है बच्चे? y1 का मान यहां से कितना आ जाएगा, p बाई साइन अल्फा। तो यहां तक क्लियर हुआ क्या? ये दूरी आ गई, ये दूरी आ गया, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये x अपॉन x1 मतलब x अंतखंड है, ये y अंतखंड। तो समीकरण क्या आ जाएगा, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण x बाई x अंतखंड, x बाई x अंतखंड, x अंतखंड ये रहा, ये दूरी x अंतखंड है, तो क्या है, p बाई कोस अल्फा। भाई अंतखंड रूप लगा दो यार, नहीं नहीं सर सर, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, x अपॉन ए, x अंतखंड p बाई साइन अल्फा, p बाई कोस अल्फा, p बाई क्या आ जाएगा बच्चे, कोस अल्फा प्लस y p बाई साइन अल्फा, y अंतखंड ये रहा अपॉन, बच्चे ये y अंतखंड ये x अंतखंड है, तो इसको ऊपर ले जाओ, x कोस अल्फा बाई p प्लस y साइन अल्फा बाई p इक्वल टू 1। तो इस p को वजर गुणा कर देते हैं, तो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, ये आ जाएगा क्या, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। आगे क्या बच्चे, देख बच्चे ध्यान से देख, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। तो ये समीकरण आ गया, ये समीकरण आ गया, इसका प्रूफ भी आ गया, और याद तो मैंने बोला है हमेशा ही रखना है, याद तो मैंने बोला है हमेशा ही रखना है। अब देख इसमें दो बातें हैं कि गलत क्यों होगा सर, ये हमारा गलत क्यों होगा, तो गलत होने का रीजन ये है, आप जो आगे तरीके लगाओगे वो ये लगा दोगे, पर देखो मैं ये बता देता हूं, अगर ऐसे यहां रेखा होती, इस रेखा पे जब अपन ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, देखो ध्यान से देखना, अगर ये रेखा होती और इस रेखा पे मूल बिंदु से अपन जब लंब डालते, तो ये देखो कितना एंगल बना रहा है, 180 से ज्यादा कोण बना रहा है क्या, ध्यान से देख बच्चे, ये कोण कितना है, 180 से ज्यादा, ये कोण कितना है, 180। तो इसलिए ये अल्फा का जो मान है वो 0 से 2 पाई तक होगा, अल्फा का मान 0 से 2 पाई तक होगा, और ये होने की वजह से, ये होने की वजह से अल्फा, अल्फा इस वाले लंब का कौन सा झुकाव कोण नहीं हो सकता भाई, जो अगर इसका ये झुकाव कोण अल्फा होता तो इसका मान 0 से पाई तक ही होना चाहिए था, पर ये 0 से 2 पाई तक जा रहा है। क्यों जा रहा है, देखो अगर ये ऐसी रेखा होती तो उसको यहां से यहां तक आना पड़ता, और ये वाला कोण 180 से बड़ा हो जाएगा क्या, 180 डिग्री से बड़ा रहेगा, इसलिए अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्फा का मान यहां 0 से 2 पाई हो सकता है, और p का मान क्या, धनात्मक, p का मान क्या, धनात्मक। तो इसलिए बच्चे ये क्वेश्चन गलती करवा लेगा, ध्यान से रख लेना, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IIT एडवांस जिस दिन इस पे चाहेगा उसी दिन करा लेगा आपसे गलती। क्या ये बात क्लियर है? तो नॉर्मल फॉर्म होता क्या सर, यदि मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई p देखिए, तथा लंब द्वारा, तथा किसके, लंब द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में गणाया गया कोण अल्फा, अल्फा है, तो रेखा का समीकरण, किसका, रेखा का, लंब का समीकरण नहीं चाहिए, रेखा का समीकरण चाहिए, तो वो है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। तो ये अच्छे से याद रख बच्चे, ये अच्छे से याद रख, क्योंकि इसका जो भी, अगर ये याद नहीं है आपको, तो जिस बार इसका क्वेश्चन आएगा आप दूसरा तरीका लगाओगे और लगाते ही वो गलत होता है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है सर। तो चलो आगे चलते हैं, फिर आगे चले। ये बोल बच्चे, ये वाला रेखा का समीकरण याद करिए, जो मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी पे हो, तथा मूल बिंदु से, देखो रेखा का समीकरण याद करें जो मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी पे हो, एक रेखा का समीकरण याद करना है जो मूल बिंदु से कितनी दूरी पे हो, 3 इकाई, तथा मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब का, डाला गया लंब x अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बना। एक रेखा है,
और यहां से इस पे जो अपन ने लंब डाला वो कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी क्या है P, तो P का मान कितना है 3, तो P का मान यहाँ 3 है और अल्फा का मान 30 डिग्री है। तो बच्चे देख, ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए था, ये रेखा का अभिलंब रूप है। तो सीधा सीधा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P, यही लगाना चाहिए। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P, x इंटू cos 30 डिग्री प्लस y इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू P का मान 3, x इंटू cos 30 का मान √3/2 प्लस y इंटू साइन 30 का मान 1/2 इक्वल टू 3, 2 को गुणा कर दो तो √3x प्लस 2 प्लस y इक्वल टू 6, ये आंसर आना चाहिए। और अभी आप इसको गलत नहीं करोगे। गलत कब करोगे? जब पूरी सरल रेखा पढ़ लोगे तब। अभी गलत नहीं करोगे, अभी तो आता जाता ही नहीं है कुछ। तो ये क्वेश्चन गलत है तब हो जाएगा जब आप पूरी सरल रेखा पढ़ लोगे। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। और जब पूरी सरल रेखा पढ़ लो तब आके वापस करना इसको, अरे इसको साइड में लिख लो कि पूरी सरल रेखा पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन करना है, तब देखना आप क्या करोगे इसमें। हाँ अब है इतने सारे फॉर्म देखने के बाद, और इतने सारे फॉर्म देखने के बाद क्या क्लियर हुआ कि जो रेखा का समीकरण आ रहा है उसमें 3 ही तो चीजें आ रही है, एक तो x, एक y और एक कांस्टेंट। तो रेखा का व्यापक रूप, रेखा मतलब अपन अगर रेखा का समीकरण लिखने जाए तो उसमें क्या क्या आ सकता है, एक तो x आ सकता है, एक y और एक कांस्टेंट। तो मतलब रेखा लिखने जाएंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, या कई रेखाएं ऐसी भी होंगी x प्लस 2 0, या कई रेखाएं ऐसे भी होंगी जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 0, या फिर कोई रेखाएं x मतलब y माइनस 2 बराबर 0 ऐसी भी होंगी। तो इस टाइप की जितनी भी चीजें ये सब रेखाएं हैं, क्या x गुणा y प्लस 2 रेखा है? बिल्कुल नहीं बच्चे। तो ये ध्यान रखना कि रेखा का समीकरण कैसे आएगा, ऐसा ही आएगा, मतलब x और y वो प्लस में होंगे और फिर कुछ कुछ, क्लियर है क्या? तो रेखा का समीकरण ऐसे दिखेंगे, ना कि ऐसे, मतलब एक पद x का आएगा, एक पद y का आएगा, एक तरफ अचर पद का आएगा। तो ये चीजें, तो मतलब व्यापक पूरी चीजों को देखने के बाद पता चला कि रेखा के समीकरण का व्यापक रूप क्या है ये। अब अगर व्यापक रूप ये है तो फिर आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी, सर इसका y अंतखंड x अंतखंड कैसे निकालेंगे, सर इसका ढाल कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं पूछूं इसका ढाल कितना होगा, मैं पूछूं इसका ढाल कितना होगा, प्रवणता कितना होगा, स्लोप कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? तो इस रेखा का ढाल आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? चलो मैं तुम्हारे को एक काम देता हूं, इसका ढाल निकालो और y अंतखंड निकालो और x अंतखंड। तो तुम ढाल निकालने जाओगे ना, क्या करोगे तुम कि ढाल निकालने के लिए जाना है तो सर हम इस रूप में बदल देते हैं इसको, y बराबर mx प्लस c में ले जाते हैं तो फिर ढाल निकाल सकते हैं। तो इस रेखा को इस फॉर्मेट में ले जाने की कोशिश करते हैं, इस फॉर्मेट में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करोगे, y वालों को एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ, ठीक है। y देखो ढाल निकालना चाह रहा हूं मैं इस रेखा की, तो y वालों को एक तरफ रखा, बाकी को दूसरी तरफ, और y बराबर क्या आ जाएगा, b का भाग दे दो, तो माइनस a बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। क्या ये आ गया, क्या ये इसी फॉर्मेट में आ गया? देख बच्चे, जब भी इस रेखा की ढाल निकालना हो, जब भी इस रेखा की ढाल निकालना हो, इसको इस फॉर्मेट में लेके चले जाना। भाई ढाल कहां से मिल जाएगी, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आ गया। बताओ ढाल कितनी है, अब बताओ इसकी ढाल कितनी है। तो इस वाली रेखा का m कितना है, इस वाली रेखा के लिए m क्या हो जाएगा, माइनस का a बाई बी, m माइनस का a बाई बी। और इस वाली रेखा के लिए y अंतखंड, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बच्चे, y इंटरसेप्ट देखो ये माइनस का c। देख बच्चे यही, अरे y बराबर mx प्लस c मतलब यहाँ पे जो भी लिखा है ये y अंतखंड है और ये क्या है, ढाल है। ये तो ढाल का मान है और ये y अंतखंड है, क्योंकि इससे तुलना कर लो इसकी, y बराबर mx प्लस c, y बराबर ये m ये x और ये प्लस c, तो y अंतखंड ये है और ढाल इसका ये। तो ऐसे अपन ढाल निकालते हैं। अगर व्यापक रूप में अपने को रेखा दे देगा तो ढाल ऐसे निकालेंगे। अब ये बहुत बार निकालना पड़ेगा, तो याद कर लो क्या,
कि ढाल क्या होता है, माइनस का a बाई बी। इस रेखा का ढाल क्या होता है, माइनस का a बाई बी। वो कैसे लाए, वो इसी फॉर्मेट में लिखा, देखो बाकी को दूसरी तरफ ले गए, फिर b का भाग दे दिया तो माइनस का a बाई बी आ गया। और ये इतना काम का है, इतना काम का है कि आप ये भी याद कर सकते हो कि इस रेखा का ढाल इस रूप में लिखा है तो इसका ढाल क्या होगा, माइनस का a बाई बी। वो आप मन ही मन में ऐसे करके भी निकाल सकते हो कि साइड से x को उधर ले जाएंगे, b का भाग देंगे तो माइनस a बाई। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेना बच्चे, और बाद में थोड़ा जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके पास विजुअलाइजेशन भी आ जाएगा, पर अभी याद करना इज द बेस्ट ऑप्शन। ये या माइनस एक्स का गुणा अपॉन, पर इस रूप में होना चाहिए, मतलब सब एक्स वाई और कांस्टेंट सब एक तरफ हो तो फिर आती है फॉर्मूला। जैसे मैं पूछूं 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका ढाल कितना होगा, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, तो इसका ढाल कितना होगा, -3/2। ठीक है क्या बच्चे, इसका ढाल कितना होगा, -3/2। अब x अंतःखंड पूछ लेगा तो y अंतःखंड पूछ लेगा तो इसका बहुत ही गजब का तरीका है। अगर आपको y अंतःखंड चाहिए या x अंतःखंड चाहिए तो x अंतःखंड के लिए क्या करना है, x अंतःखंड का मतलब क्या होता है बच्चे, वो वाली रेखा जहां पे x एक्सिस को काटेगी या x एक्सिस को काटेगी तो उस बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है क्या, तो x अंतःखंड जब निकालना है तो y बराबर 0 डाल देना, y बराबर 0 डाल देना। इस रेखा में कभी भी रेखा का अक्ष निर्देशांक x अंतःखंड चाहिए ना, y का मान 0। क्यों 0, क्योंकि उस बिंदु के लिए y निर्देशांक 0 होगा, इसलिए y का निर्देशांक 0 डाल दो। इसमें y 0 डालो तो ax प्लस 0 प्लस c बराबर, तो x निर्देशांक क्या आ जाएगा, माइनस का c वाई। और ऐसे ही y निर्देशांक चाहिए, y अंतःखंड चाहिए, तो अगर y अंतःखंड चाहिए, अगर आपको y अंतःखंड चाहिए किसी भी रेखा का, तो उसमें क्या करना है, x का मान 0, क्योंकि वहां x 0 होगा, x का मान 0 डालो। देखो यहाँ 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो देख बच्चे y बराबर माइनस सी वाई। और ये इधर से आया था क्या, देख बच्चे ये इधर से आया था क्या, तो x अंतःखंड और y अंतःखंड निकालने का बहुत गजब का तरीका आ गया है अपने पास, बहुत गजब का तरीका है बच्चे। x अंतःखंड चाहिए मतलब x का मान चाहिए तो y को 0 डाल दो। देख रेखा के x अंतःखंड के लिए y 0, मतलब तेरे को x अंतःखंड चाहिए, इसका मतलब x का मान चाहिए क्या, तो y को 0 डाल दे। x अंतःखंड के लिए y को 0 डालकर x का मान ज्ञात करें। y अंतःखंड y का मान चाहिए तो x को 0 डाल दे और y का मान ज्ञात कर ले। बहुत गजब का तरीका आ गया है। किसी भी रेखा का x अंतःखंड या y अंतःखंड निकालना हो, x अंतःखंड निकालना हो मतलब x का मान चाहिए मतलब y का मान 0 डाल दो, y अंतःखंड चाहिए मतलब x को 0 डाल दो। क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ क्वेश्चन करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं। तो देखो रेखा की ढाल, इस रेखा की ढाल चाहिए मेरे को 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इसकी मेरे को ढाल चाहिए तो मेरे को सीधा सीधा पता होना चाहिए ढाल क्या हो जाएगी, m बराबर माइनस का a बाई बी, m बराबर माइनस का 2 अपॉन माइनस का 3, तो ये m बराबर 2/3। तो ये इतना मेरे को आना चाहिए था, या तो मैं ये सिर्फ सूत्र याद कर लो माइनस का a बाई बी, क्लियर है, या फिर अब देखो बच्चे याद मेरे हिसाब से करना चाहिए, बाकी आप ऐसे कर सकते तो 3y इक्वल टू 2x प्लस 5, तो y बराबर 2/3x प्लस 5/3, तो यहां से भी लिख सकते थे इसको y बराबर mx प्लस c रूप में ले आए क्या अपन, ये y बराबर mx प्लस c रूप है क्या, तो मतलब m 2/3 आ गया और y अंतःखंड c का मान 5/3। तो इसको आप इस रूप में बदल के भी निकाल सकते थे ये चीजें, पर ये जब है ही इतना था, बाकी इससे हाँ इससे भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x अंतःखंड चाहिए तो x अंतःखंड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, y का मान 0 डालूंगा, किसमें, इसमें, इसके y का मान 0, 2x माइनस 0 प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान, x अंतःखंड मतलब x का मान, x अंतःखंड मतलब x का मान, ये आंसर है, ये आपका x अंतःखंड है। और y अंतःखंड चाहिए तो एक तरीके से तो मैं निकाल चुका हूं, पर दूसरे तरीके से भी ले आओ। y अंतःखंड के लिए किसका, y अंतःखंड y का मान चाहिए, y अंतःखंड चाहिए तो x का मान 0 डाल दे बच्चे, इसमें x का मान 0 माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, तो y का मान कितना आ गया, 5/3। देख बच्चे ये रहा 5/3 और ये रहा 5/3, बहुत ही सिंपल चीज,
x अंतःखंड चाहिए, y का मान 0, y अंतःखंड चाहिए, x का मान 0। अरे याद रखो x अंतःखंड चाहिए मतलब x का मान चाहिए तो y को 0 डाल दे, और y अंतःखंड वाला y का मान चाहिए, x को 0 डाल दे। क्या बात क्लियर है? पक्का? और ढाल निकालना आ गया क्या? काफी जगह काम आएगा, अभी सीख लो, बहुत बार काम आएगा कि किसी रेखा का x अंतःखंड निकालना है, किसी रेखा का y अंतःखंड निकालना, कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए बच्चे, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। रेखा को निम्न में बदलें, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप कौन सा है बच्चे? अंतःखंड रूप कौन सा है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये है ना अंतःखंड रूप। अरे इस रेखा को अपन किसी भी रूप में बदल सकते हैं, तो अंतःखंड रूप में बदलवाना चाह रहे हैं, तो अंतःखंड रूप ऐसा दिखता है क्या? तो इस रेखा को ऐसे कैसे बदलें? तो देख बच्चे, x प्लस रूट 3y इक्वल टू -4, इधर ले जाते हैं भाई, इसमें x और y एक तरफ है, x और y एक तरफ है, तो इसलिए मैं उसको उधर ले गया। अब इधर एक चाहिए, मतलब -4 का भाग दे दो, -4 का भाग दे दो, तो x बट्टे -4 प्लस रूट 3 y बट्टे -4 इक्वल टू 1, एक आ गया। अब देख यहाँ पे x बट्टा 1 है, y बट्टा b है, तो इसको क्या करेंगे अपन, x बट्टे -4 प्लस y बट्टे -4 बट्टे रूट 3, इस 3 को नीचे ले जा गया तो बराबर 1। तो देख अब आ गया x अपॉन x, आगे क्या देख बच्चे, अंतःखंड रूप आ गया। देख बच्चे, इस रेखा को मैंने अंतःखंड रूप में बदल दिया। कैसे बदला मैंने? इधर एक बना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है, तो मैं क्या करा भाई, x और y को एक तरफ रखने, दूसरे को दूसरी तरफ ले गया, फिर उसका भाग देके इधर 1 बना लिया। अब x अपॉन दिस प्लस y अपॉन दिस, तो ये, तो इसका x अंतःखंड ये है -4, y अंतःखंड है -4 बटे 3। तो ये है अंतःखंड रूप में बदलने का तरीका। और ये या फिर दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां से x अंतःखंड निकालो, y अंतःखंड निकालो और सीधा इसमें डाल दो। क्या करो, यहां से x अंतःखंड निकालो, y अंतःखंड निकालो, सीधा इसमें डाल दो, तो वो भी एक तरीका है बच्चे। क्लियर है क्या? हाँ, अब ये सेकंड क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि रेखा को अभिलंब रूप, अभिलंब रूप कौन सा था बच्चे? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, यही वाला था क्या? और यहां पे ध्यान रखना p धनात्मक था, और ये बहुत गजब की त्रिकोणमिति आती है तो हो सकता है बच्चे, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत गजब त्रिकोणमिति अगर आपको आती है तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, तो ये x प्लस रूट 3y इक्वल टू -4। अब ये p कब बनेगा, मतलब ये प्लस का रहे, p धनात्मक तो होना चाहिए ना, ये तो लंबाई थी इधर, तो -1 से गुणा कर देते हैं, तो -x माइनस रूट 3y इक्वल टू p। क्या अब ये हो जाएगा? क्या अब ये p है? तो ये तो p है, पर cos अल्फा क्या है? x का गुणांक। तो देख बच्चे, अगर अभी आपने ले लिया cos अल्फा बराबर -1 और sin अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? sin अल्फा बराबर माइनस का रूट 3, तो यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इस रूप में है ही नहीं। cos अल्फा का मान -1 तो ठीक है, sin अल्फा माइनस रूट 3 तो हो ही नहीं सकता, तो ये इसका मतलब इस रूप में नहीं आया। ये इसका मतलब देखो, इसका मान ये नहीं हो सकता ना बच्चे, तो इसका मतलब ये इस रूप में तो नहीं। तो अब कैसे लाएं? अब कैसे लाएं? मतलब इनमें से एक cos अल्फा हो तो दूसरा sin अल्फा, तो उसके लिए क्या करना होता है बच्चे? अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देना पड़ता है, अंडरूट ए स्क्वायर। अगर इसको अपने को ax प्लस बी वाई, इसको अगर cos अल्फा बनाना है, एक जगह sin अल्फा बनाना है, तो इसमें भाग देना होता है अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक जगह cos अल्फा है और एक जगह sin अल्फा है, तो अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देना पड़ता है। ये त्रिकोणमिति से आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मेरे को इसको बनाने के लिए -1 अपॉन यहाँ का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा इस वाले के लिए? अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर क्या होता है? एक्स का गुणांक, बी स्क्वायर वाई का गुणांक, तो ये क्या है? -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर, तो ये देखो बच्चे कितना आ जाएगा? 4 तो 2। तो मतलब किसका भाग देना पड़ेगा इसमें? अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा -1/2 इंटू एक्स प्लस -√3/2, मतलब 2 का भाग देना है बेसिकली, -√3/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4/2। तो ये अब आएगा बच्चे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, मतलब 2। तो देखो अब आया ये,
अब आया तो अब देखो कोस एल्फा का वैल्यू कितना होगा, -1/2, साइन एल्फा का वैल्यू कितना होगा, -√3/2, और पी का मान कितना होगा 2। तो देखो पी धनात्मक है, पी का मान आ गया, और ये दोनों ही ऋणात्मक है, कोस एल्फा और साइन एल्फा दोनों ही ऋणात्मक है, तो एल्फा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और एल्फा का मान कितना होगा, एल्फा का मान कितना होगा 180 + 60 240 डिग्री। ध्यान से देख लेना, ये त्रिकोणमिति समीकरण को हल करना है। एक कोस एल्फा भी ऋणात्मक है, साइन एल्फा भी ऋणात्मक है, तो बच्चे क्या होगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और इसका मान ये और इसका मान ये कब आएगा, जब एल्फा का मान 240 रख के देख लेना 240 होगा तो। और ये सर ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आया बच्चे, ये है त्रिकोणमिति का खेल, और इसमें मैं जो बता रहा हूं, अगर अपन यही मान लेते तो ये आते मान, जो कि हो ही नहीं सकते, इसलिए अपन ने 2 का भाग दिया। अब 2 है क्या, √a² + b² है, उसका भाग देना पड़ेगा। उसके बाद कोस एल्फा का मान ये, साइन एल्फा का मान ये, और p का मान ये। तो अब सर इनसे आप ये कैसे लाए हो, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, इससे क्यों किया, ये भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अब अगर आपको चाहिए कि समझ में आए तो आपको ये चीजें अभी तो याद रखनी पड़ेंगी, अभी तो याद रखनी पड़ेंगी, और कोई तरीका नहीं है। अगर त्रिकोणमिति नहीं आता तो बच्चे ये ऐसे, बाकी अगर जो मैंने बोला वो सुना है तो हाँ आपको ये पता चल गया होगा कि करना कैसे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। देख बच्चे डीपीपी है, बहुत अच्छे से बनाई गई है। अगर आपको सरल रेखा में दिक्कत आ रही है तो ये देख ले, ध्यान से अच्छे से कर ले। अगले वो जो लेक्चर से पहले करके आ, इसका आंसर किया। फिर भी दिक्कत है, लाइव क्लास इस कोड को ज्वाइन कर सकते हो आप। क्या बात क्लियर है? हाँ, और ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो थैंक यू वेरी मच। अच्छे से शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ और इफेक्टिव तैयारी करो।